नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एज पर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के इसेंशियल कंडीशंस या फिर स्टेप्स क्या होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एटलीस्ट दो पार्टीज का होना जरूरी है। दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती है। उसमें से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक ऑफर या फिर प्रपोजल देना कंपलसरी है। सामने वाली पार्टी को उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना जरूरी है, तब जाके बनता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब हम लोग लीगल कंसिडरेशन को ऐड कर देते हैं तब जाके बनता है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जब हम लोग लीगल एनफोर्सिएबिलिटी और फ्री कंसेंट इन दो एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं तब जाके एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के इसेंशियल कंडीशंस में फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। अब फ्री कंसेंट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डायरेक्टली डिफाइन नहीं करता कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। फ्री कंसेंट यानी खुली तरीके से ऑब्टेन की गई मंजूरी, यानी सामने वाले का एक्सेप्टेंस खुली तरीके से ऑब्टेन करना, बिना किसी दबाव के ऑब्टेन करना, इस चीज को हम लोग कहते हैं फ्री कंसेंट। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ ये कहता है कि एक कंसेंट को या फिर मंजूरी को हम लोग बगैर किसी दबाव के तब मानेंगे जब उसमें फ्रॉड, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन 5 सिनारियोज में से कोई एक सिनारियो प्रेजेंट ना हो। अगर इसमें से एक भी चीज प्रेजेंट हुई तो हम लोग फ्री कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और इसीलिए उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल नहीं मान सकते। अब हम लोग देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट। सबसे पहले हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस का हिंदी में मतलब समझते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस को हिंदी में कहते हैं अनुचित प्रभाव या फिर अनुचित असर। सेक्शन 16 को 3 सब क्लॉजेस में डिवाइड किया है और हम लोग हर एक सब क्लॉज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले मैं तीनों को रीड आउट कर देता हूं। पहला सब क्लॉज 16 का यह कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। इसका मतलब क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज है और एक पार्टी दूसरी पार्टी से ज्यादा डोमिनेंट है या फिर ज्यादा पावरफुल है और उस पावर का गैर कानूनी तरीके से या फिर अनुचित तरीके से इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी की कंसेंट या फिर एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करने की कोशिश को हम लोग कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर इन शॉर्ट कहे तो इस सब क्लॉज के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब समझाया गया है और डोमिनेंट पार्टी का पोजीशन समझाया गया है। इस सब क्लॉज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं दूसरे सब क्लॉज को पहले रीड आउट कर देता हूं। सेक्शन 16 का दूसरा सब क्लॉज ये कहता है इन पर्टिकुलर अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन where he holds a real or apparent authority over other or where he stands in a fiduciary relationship to other person or where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected। इन शॉर्ट हम लोग इस चीज को समराइज कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशंस के अंदर यह माना जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर अनुचित प्रभाव होने की संभावना है, यानी कौन कौन सी सिचुएशंस में हम लोग मान सकते हैं कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस पक्का है। अब हम लोग ने मान लिया कि इस सिचुएशन के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है कि भाई मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पूरी तरह से वैलिड, लीगल है, इसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 16 का पार्ट 3 यानी सब क्लॉज 3 ये कहता है कि उस पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर यह प्रूव करने की जिम्मेदारी होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डोमिनेंट पार्टी मानी जाती है या फिर पावरफुल पार्टी मानी जाती है। उसके ऊपर यह प्रूव करने की जिम्मेदारी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल है, इसमें किसी भी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर अनुचित प्रभाव नहीं है।
सबसे पहले मैं इसे रीड आउट कर देता हूं, इसके बाद में हम लोग हर एक सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with such other person and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of other. इमेजिन करिए दो पार्टीज है, उसमें से एक मजबूत है, दूसरी कमजोर है। थर्ड पर्सन को या फिर जज को ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट इन्वॉल्व है और जो मजबूत पार्टी है उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाना है और कमजोर पार्टी उसे स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाने से इनकार करता है या फिर मनाही करता है, तो उस मजबूत पार्टी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसे साबित करना होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल है, इसमें किसी भी प्रकार से अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मैंने किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके कमजोर पार्टी की कंसेंट को ऑब्टेन नहीं किया है, ये साबित करना पड़ेगा मजबूत पार्टी को। इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डन with undue influence is upon the dominant party. इसके बाद में when in a contract the consent is obtained by undue influence, the contract is voidable at the option of inferior party. यानी कमजोर पार्टी के ऑप्शन के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना है या नहीं कराना है, ये चीज डिपेंड करती है। सो कॉन्ट्रैक्ट विथ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज voidable at the option of weak party. इस चीज को आप याद रखना, इसके ऊपर आपको एक एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 16 के सब सेक्शंस में क्या लिखा है और उनका इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन क्या है। सो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब समझाया गया है और डोमिनेंट पार्टी की लीगल पोजीशन को समझाया गया है, तो हम लोग उसे हिंदी में समझते हैं। इमेजिन करिए दो पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज है, एक पार्टी मजबूत है, दूसरी पार्टी कमजोर है। मजबूत पार्टी अपनी मजबूती का गलत तरीके से इस्तेमाल करके कमजोर पार्टी को डोमिनेट करती है और उसका एक्सेप्टेंस या फिर उसकी कंसेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ ऑब्टेन करती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कंसेंट इज ऑब्टेन विथ अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वीक पार्टी। इसका मतलब है जो कमजोर पार्टी है चाहे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकती है, लेकिन अगर कमजोर पार्टी को यह लगता है कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अन्याय हुआ है तो कमजोर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करार दे सकती है। तो यह था अनड्यू इन्फ्लुएंस और पोजीशन ऑफ डोमिनेंट पार्टी। डोमिनेंट पार्टी तो डोमिनेट करेगा, लेकिन वीक पार्टी के ऊपर यह चॉइस है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जाए या नहीं कराया जाए। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2, जहां पर हमें यह समझाया गया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पर एक थर्ड पर्सन या फिर जज ये अंदाजा लगा सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली सिचुएशन है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जहां पर ट्रस्टीशिप रिलेशन होता है। इसके दो आसान एग्जाम्पल्स है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और एडवोकेट क्लाइंट रिलेशनशिप। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप देखिए, एक पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी हुई है और वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी मेडिकल कंडीशन समझाता है। ये प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है और डॉक्टर इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट की इस प्रिविलेज इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल ना करे, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे, क्योंकि उन दोनों के बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है और डॉक्टर का पलड़ा इस सिचुएशन में भारी है। सिमिलरली एडवोकेट क्लाइंट रिलेशनशिप, इमेजिन करिए एक क्रिमिनल केस है और क्लाइंट अपने एडवोकेट के पास अपनी पूरी लीगल पोजीशन बताता है। अब ये एडवोकेट के ऊपर है कि वो केस एक्सेप्ट करे या फिर रिफ्यूज करे। अगर केस एक्सेप्ट करी तो क्लाइंट के इस प्रिविलेज इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए, और भले ही एडवोकेट इस केस को ड्रॉप कर दे, लेकिन उसके पास जो इंफॉर्मेशन मिली है इस प्रिविलेज इंफॉर्मेशन का भी गलत तरीके से इस्तेमाल करके क्लाइंट को ब्लैकमेल करना, इस चीज से एडवोकेट को बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन है और ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। और ऐसा अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके एडवोकेट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपने उस क्लाइंट के साथ,
तो उसे हम लोग वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्लाइंट मान सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं दूसरी सिचुएशन जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन हो सकता है, जहां पर एक पार्टी की दूसरी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से रियल डोमिनेंस है या फिर रियल अथॉरिटी है। इसका मतलब पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यह माना जाएगा कि पेरेंट्स आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ सन या फिर डॉटर। यानी माँ बाप और बच्चे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो माँ बाप का पलड़ा हमेशा से भारी रहेगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बच्चे के ऊपर माँ बाप का कर्ज है और बच्चा भी उनकी अथॉरिटी मानता है क्योंकि बच्चे का एग्जिस्टेंस माँ बाप की वजह से है। और ऐसे में कानून भी ये मानता है कि माँ बाप का पलड़ा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भारी है और ये साबित करने की जिम्मेदारी माँ बाप की है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर उनके बीच में और उनके बच्चे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ये साबित करने की जिम्मेदारी है माँ बाप की। इसके बाद में सिमिलरली अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो टीचर का पलड़ा स्टूडेंट के ऊपर भारी है, क्योंकि टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, एक प्रिविलेज रिलेशन है। टीचर जो है वो अपरेंट अथॉरिटी का ओनर है अपॉन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करता है और टीचर के मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि टीचर की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है और टीचर का कहा फॉलो करता है। तो अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यह साबित करने की जिम्मेदारी टीचर की है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद में तीसरी और आखिरी सिचुएशन है जहां पर एक पार्टी फिजिकली फिट है और दूसरी पार्टी फिजिकली या फिर मेंटली चैलेंज्ड है। तो ऐसे में यह साबित करने की जिम्मेदारी फिजिकली फिट पार्टी की है या फिर फिट पार्टी की है कि सामने वाली पार्टी के ऊपर मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसकी कंसेंट मैंने ऑब्टेन नहीं की है। यह साबित करने की जिम्मेदारी डोमिनेंट पार्टी की रहती है। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 16 का सब क्लॉज 3 हमें क्या समझाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, यह है सेक्शन 16 सब क्लॉज 3। If after analyzing a contract, it seems that it is a contract induced with undue influence, the burden of proof is upon the dominant party that there is no undue influence. Burden of proving undue influence, इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 2 बीघा जमीन का सिचुएशन समझाना चाहूंगा। आपको वो फिल्म शायद पता होगा या फिर नहीं पता होगा। इसमें क्या होता है, एक गांव के अंदर मिल बांधना होता है और साहूकार को वो मिल बांधने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो साहूकार जो है वो एक के बाद एक जमीन खाली करने लगता है, लेकिन बलराज साहनी जो फिल्म का हीरो है उसकी जमीन खाली किए बगैर वो मिल बन नहीं सकती। और साहूकार उसके पास जाता है और उसे एक ऑफर देता है कि ये मिल का जमीन मुझे चाहिए, तुम अपना 2 बीघा जमीन मुझे बेच दो, तुम्हारे सारे पुराने कर्जे में माफ कर दूंगा। कर्जा जो है वो 65 रुपए का होता है। बलराज साहनी उसे कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर तुम्हें 65 रुपया दे दूंगा, लेकिन साहूकार जो है वो उसे कहता है कि तुम्हारा कर्जा 65 रुपए का नहीं 235 रुपए का है, जो कि तुम्हें मुझे 3 महीने के अंदर चुकता करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लैंड के ऊपर कब्जा कर लूंगा। इमेजिन करिए ये सिचुएशन कोर्ट के आगे चली गई कि 3 महीने के अंदर जो बलराज साहनी है वो 235 रुपया नहीं पे कर पाए और साहूकार ने कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन डाल दी कि ये भाई ये चीज को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाओ, इसने मेरा कर्जा चुकता नहीं किया है, मुझे इसकी जमीन चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट को ये दिख रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो साहूकार के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड, लीगल और एनफोर्सिएबल है, इसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, जो कि है। लेकिन अगर साहूकार कोर्ट को यह साबित करने में कामयाब हो जाता है कि इसके अंदर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तब जाकर साहूकार जो है वो अपने फेवर में डिक्री ले सकता है और तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सकता है। अन्यथा जो बलराज साहनी है वो कह सकता है कि भाई मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराना चाहता। भाई ये फिल्म की स्टोरी नहीं है, एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझाया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, इसका 2 और एग्जाम्पल हो सकता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप और मनी लेंडर और डेटर का रिलेशनशिप, जहां पर 2 बीघा जमीन और बलराज साहनी का जो रिलेशनशिप है ये है मनी लेंडर और डेटर का। इसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर माना जाता है।
अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो दो पार्टीज होनी चाहिए, उसमें से एक पार्टी जो है वो मजबूत पोजीशन में होनी चाहिए टू ऑब्टेन एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, और उस पार्टी ने उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल भी करना चाहिए, और उस गलत इस्तेमाल के साथ एक एग्रीमेंट रीच होना चाहिए। और एग्रीमेंट को जब स्पेसिफिकली एनफोर्स कराने की बारी आती है तो ये डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना है कि भाई इसके अंदर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, और कमजोर पार्टी अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है तो कोर्ट को वो बता सकता है कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करना चाहता। कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानेगा। लेकिन अगर कमजोर पार्टी ये कहे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स करा सकते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी किया जा सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट वेयर अनड्यू इन्फ्लुएंस इज इन्वॉल्व्ड इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वीक पार्टी। So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.